Hello everyone, welcome to the class number 3 of our series of revision of important topics for UPSC prelims. So I hope in the last two classes you have covered important topics और आपको उसमें फ़ायदा हुआ होगा. So let's begin this class 3. So in the last class I asked you that you tell me about the right answer of this question. तो क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द क्वांटम कंप्यूटिंग. तो और आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है. एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ए. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज सेइंग दैट क्वांटम कंप्यूटर्स आर मोर सिक्योर. नो, दे आर वनरेबल एक्चुअली टू इन्फ्रेंस. तो ये जस्ट इसका रिवर्स है, राइट. तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं दे आर वनरेबल और मोर प्रोन टू इंटरफेरेंस, राइट, नॉट सिक्योर. सिक्योर नहीं होते. तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा एंड ओनली वन इज करेक्ट. ठीक है. सो ये आपके जो सेकेंड क्लास थी हमारी उसका क्वेश्चन था. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो टुडे द फर्स्ट टॉपिक इज दिस लियांग करमपुआंग केव. सो लियांग करमपुआंग केव, तो आपने अगर पहले सुना है तो जरूर बताना. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकता है आपसे, द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज दैट ये केव कहाँ पर लोकेटेड है, राइट. ये केव कहाँ पर लोकेटेड है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग. मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट नोन केव से, आपने भीमबेटका सुना होगा, भीमबेटका, राइट, एमपी में. तो वहाँ भी केव पेंटिंग्स हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से. तो माना जा रहा है, साइंटिस्ट का मानना है कि ये उससे भी पुरानी है. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर्ड हेयर, राइट. और ये कहाँ पर है? दिस इज इन द इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं सुलावेसी. क्या है? सो दिस इज लोकेटेड, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये इंडोनेशिया के जो आइलैंड है सुलावेसी, राइट, सुलावेसी. स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं. यहां पर लोकेटेड है. तो ये कहां पर है आपका? इंडोनेशिया के आइलैंड में. आइलैंड का नाम है सुलावेसी. तो एक तो लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. और हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग मिली है. इंडिया में ऐसे भीमबेटका है, ऐसे ये अब इंडोनेशिया में उससे भी पुरानी मिली है, राइट. और दिस आर्ट वर्क क्रिएटेड एटलीस्ट 51,200 ईयर्स एगो. तो काफ़ी पुरानी हो गई, राइट. और इसमें मैं अगर आपको एक इमेज दिखाऊं, आप उससे भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. दिस इज द इमेज. तो आप देख सकते हो ये केव के अंदर की पेंटिंग है और इसमें एक वाइल्ड बोर है, जंगली सूगर. तो आपको अगर मैं हेल्प करूं देखने में, मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था इसको ढूंढने में. सो ये आप देख सकते हो लगभग, ये जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द इमेज ऑफ वाइल्ड बोर. कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो रफली, राइट. ये सो जंगली सूगर का जो है यहाँ पे एक पेंटिंग बनाया हुआ है इन्होंने, राइट. और उसके आसपास 3 लोग खड़े हैं. तो जैसे आप देखते हो एक इंसान की शक्ल यहाँ आपको दिखाई दे रही है, राइट. मुझे और भी लोग इतना क्लोजली नहीं दिखे, लेकिन दिस इज देयर इन दिस पिक्चर. एक यहाँ भी खड़े हुए दिखाई देते हैं. तो द आइडिया इज कि आपको एटलीस्ट वाइल्ड बोर नजर आ रहा है, उसके आसपास 3 लोग. तो ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि केव कहाँ पर है, ये लियांग करमपुआंग केव, और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है. बस इतना ही हमें याद रखना है, राइट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनंद मैरिज एक्ट. तो पूछ सकते हैं कि आनंद मैरिज एक्ट किस कंटेक्स्ट में है, राइट. तो जो आनंद मैरिज एक्ट है एक्चुअली ये सिख मैरिज को रजिस्टर करने के लिए होता है. ऐसे मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट है, ऐसे इस्लामिक जो शादी होती है मुस्लिम्स की, उनके लिए इस्लामिक लॉ है, क्रिश्चियन के लिए है. उसी प्रकार सिख धर्म में जो लोग शादी करते हैं उनकी मैरिज को रजिस्टर करने के लिए ये है दिस आनंद मैरिज एक्ट.
अभी क्या है कि डिमांड की गई कि इस एक्ट की और अवेयरनेस करनी चाहिए, मीन्स लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए जो सिख समुदाय से हैं कि आपकी मैरिज के लिए भी एक एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट। तो जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि सिख भी एक हमारी वन ऑफ द माइनॉरिटी हैं देश में, तो उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया ताकि जो मैरिज एक्ट है इसको अदर स्टेट में भी प्रमोट किया जाए, अराउंड 18 स्टेट्स एंड यूटीज, राइट। तो इसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसमें खास बात क्या है कि जैसे मैं आपको बताऊँ दैट इन द हिंदू रिलीजन हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, राइट। तो जो आपका सिख रिलीजन है इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं उनके चारों तरफ 4 फेरे लिए जाते हैं, राइट। तो इस तरह से ये है, और बस आपको इतना याद रखना है। तो बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है आनंद मैरिज एक्ट क्या है, बस इतना आपके लिए इंफॉर्मेशन, राइट, कि इसके लिए फिलहाल में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है उसने ये पहल की थी कि इसको स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करवाया जाए और इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ठीक है। तो दैट इज एनफ फॉर अस। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। तो हमारा जो एनवायरमेंट है सब्जेक्ट, उससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार प्रीलिम्स में, और एनवायरनमेंट का एक अच्छा खासा वेटेज होता है और उसमें कई सारे एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़, है ना, ये सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, आपसे पूछ सकते हैं कि एग्रीमेंट किस कंटेक्स्ट में है या क्या करता है, किससे रिलेटेड है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दिस एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज द हाई सीज ट्रीटी, इसको और भी किस नाम से जाना जाता है, द हाई सीज ट्रीटी। और ये किसके अंडर में फॉल करता है, अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज, राइट। तो बहुत फेमस है, पास्ट में भी यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे। अब बात है कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो डिस्कस क्यों इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो कैबिनेट है उसने लास्ट ईयर इसको अप्रूव किया था दैट इंडिया इज गोइंग टू साइन दिस एग्रीमेंट। तो देखिए, यूएन कोई भी एग्रीमेंट लाता है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, उसको कंट्री को अडॉप्ट करना होता है, साइन करना होता है, रेटिफाई करना होता है, एंड रेटिफिकेशन इज डन बाय द पार्लियामेंट, ओके। तो अभी कैबिनेट ने बोला कि हम इसको साइन करेंगे, सो कैबिनेट अप्रूव दिस प्रपोजल, ओके। तो न्यूज़ में था इसलिए हमें इसको पढ़ना है, राइट। और पर्पस इसका वही है, टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज मैरीन डाइवर्सिटी। तो आपसे जो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, सो बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी है, इट एड्रेसेस द प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज। तो यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइएगा हाई सीज किसको बोलते हैं। हाई सीज जैसे आप देखते हो हमारी एक तो कोस्ट लाइन होती है, राइट, शोर लाइन, कोस्ट लाइन, फिर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है EEZ। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि हाई सीज क्या है, क्योंकि इस ट्रीटी का एक और नाम है हाई सीज ट्रीटी। तो ट्रीटी का नाम अलग है, बट एज अ कंसेप्ट यू शुड टेल मी कि व्हाट इज हाई सीज, उसकी भी एक डेफिनेशन, राइट। आप मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, राइट। द एग्रीमेंट प्रोहिबिट्स sovereign rights over high seas resources and promotes the fair sharing of benefits, an inclusive ecosystem centric approach and the use of traditional and scientific knowledge। तो ये एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। and this is important, it also aims to minimize environmental impact and support the achievement of sustainable development goal life below water। तो जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें ये गोल नंबर 14 है, टोटल 17 में से दिस इज गोल नंबर 14, तो आपको ये याद रखना है, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अहोम मोइदम। सो व्हाट इज अहोम मोइदम। तो ये हिस्ट्री, एंशियंट और सॉरी मेडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है। ये आप इसको कल्चर से भी लिंक कर सकते हो, मेडिवल हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हो। अहोम डायनेस्टी, अहोम किंगडम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अहोम किंगडम वाज द किंगडम इन द मेडिवल टाइम्स इन असम, पार्ट्स ऑफ असम, ठीक है। तो उस पर मैं भी आपके बारे में और बताऊंगा। मोइदम क्या है, तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है व्हाट इज दिस मोइदम।
मोइदम क्या है। तो आपके सामने मैंने एक इमेज बना रखी है, सो यू कैन सी दिस इज अ माउंड, ये एक माउंड टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या करते थे, बुरियल्स, जो डेड बॉडीज होती थी उनको बरी किया जाता था, कब्र, आप इसको कब्र भी बोल सकते हो। तो जो राजा, रॉयल फैमिली के मेंबर या जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे, प्रिंस वगैरह और उनके रिलेटिव वगैरह, उनकी जो बॉडीज़ होती थी, डेड बॉडीज़, उनको इस तरह से बरी किया जाता था। और एक माउंड टाइप स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आप देखते हो ये भी एक बना दिया, और एक गेट टाइप, एंट्री टाइप, राइट। दिस इज कॉल्ड मोइदम। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। सो द गवर्नमेंट रिकमेंडेड फॉर इट्स इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जो सरकार है, राइट, और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको रिकमेंड किया कि आप इसको भी ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करो। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, राइट। सो दीज मोइदम्स आर द बुरियल ग्राउंड्स ऑफ अहोम रॉयल्टी, राइट। और ये किंगडम काफ़ी फेमस किंगडम रहा है, राइट। और ऐसे मैंने कहा दिस एग्जिस्टेड इन द मेडिवल हिस्ट्री, राइट। और इसमें अगर मैं कुछ और ख़ास बात आपको बताऊं अबाउट अहोम डायनेस्टी, द अहोम डायनेस्टी called the Kingdom of Assam, right, was a medieval kingdom in Brahmaputra Valley in Assam, as I was talking to you, that maintained its sovereignty for nearly 600 years. तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम लाइन दे रखी है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना है, बट फ्रॉम 13th सेंचुरी टू ऑलमोस्ट योर 19th सेंचुरी, सिक्स सेंचुरीज लगभग इन्होंने रूल किया, एंड सक्सेसफुली रेजिस्टेड मुगल एक्सपेंशन। तो ये मुगल एक्सपेंशन की एक बहुत अच्छी इसमें एक चीज़ है कि अगर आपने लास्ट कुछ टाइम में देखा होगा तो पीएम मोदी ने भी जो इनके फेमस वॉरियर थे, इनके एक बहुत एबल कमांडर थे, लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन, तो ये बहुत फेमस जनरल थे जिन्होंने मुगल आर्मी को, मुगल जो अटैक था उसको सप्रेस किया था सक्सेसफुली और मुगलों को डिफीट किया था। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सराय घाटी, बैटल ऑफ सराय घाटी, और ये आपका था 1671 में। तो मीन्स दे नोन फॉर देयर वैलर, करेज, राइट। तो उन्होंने मुगल्स का जो एक्सपेंशन था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया था। अल्टीमेटली दे फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, राइट। बर्मीज, जब एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था उसके बाद फाइनली इट बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो उतना में याद नहीं रखना, राइट। और बेसिक कुछ मैंने डिटेल और शेयर कर रखी है यहाँ पे। द होम डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश बाय सुकावा, अ शान प्रिंस ऑफ मोंग माओ, who came to Assam after crossing पटकई माउंटेन्स। तो एक जोग्राफी का भी आप थोड़ा याद रखना, पटकई माउंटेन्स, पटकई बम जो हम पढ़ते हैं, राइट। सो जिनको हम ईस्टर्न साइड और ईस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं, तो वो सब आप देख लेना, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर चैपिया प्रोजेक्ट। तो मेरा आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि चैपिया प्रोजेक्ट आपने पहले सुना था क्या? क्योंकि देखिए यूपीएससी सरप्राइजिंगली आपसे ऐसे ही पूछेगा, अचानक से आपको प्रोजेक्ट दे देगा और आपसे पूछा ये क्या है। अब आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा कि ये कोई वैक्सीन प्रोजेक्ट है, ये कोई एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट है, ये कोई डीआरडीओ का है, राइट। सो बेसिकली दिस इज अ नासास प्रोजेक्ट, राइट। नासास प्रोजेक्ट है ये, और इसका जो मेन है, तो इसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं इस प्रोजेक्ट की, राइट। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नासा। और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है कि जो मार्स लाइक कंडीशन क्रिएट करके, राइट। तो इसका अगर फुल फॉर्म में बोलूं, इट्स नेम इज क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एनालॉग। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इस प्रोजेक्ट में जो नासा है, इट इन्वॉल्व 4 वॉलंटियर्स जिनको एक हैबिटेट में रखा जाएगा, जिसमें मार्स का जो आप बोल सकते हो एटमॉस्फेयर है, मार्स की जो कंडीशन है, उस तरह की कंडीशन आर्टिफिशियली क्रिएट करके
उसमें उन लोगों को रखा जाएगा और देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में नासा कोई प्रोजेक्ट भेजता है, कोई ऐसा मिशन करता है मार्स का, इसमें लोगों को भेजना पड़े, तो वहाँ पे वो कैसे रह सकते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस, कैसे, जैसे भी आप देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग रहते हैं, राइट, मून पे भी लोगों को भेजा गया, तो उससे पहले एक तरह की स्टडी है ये। तो बेसिकली आपको याद कर रखना है कि दिस इज नासास प्रोजेक्ट जो कि क्रू की हेल्थ को और परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहा है, स्टडी कर रहा है, राइट, और कहाँ के लिए, मार्स के लिए, राइट। और इस हैबिटेट को क्या बोलते हैं, मार्स ड्यून अल्फा। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा जाना नहीं है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या एक्सपीरियंस की जाती हैं कि लाइक स्पेस वॉक है ना, मार्स वॉक, मार्स में कैसे आप वॉक करते हो, क्या ग्रोइंग वेजिटेबल्स, क्या वहाँ पे वेजिटेबल हम उगा सकते हैं या नहीं, डीलिंग विद कम्युनिकेशन डिले, कितना डिले होगा, और मान लीजिए हम बात करते हैं तो लैग कितना आएगा, ओके, सो ऑल सच थिंग्स, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो आपको इतना याद रखना है, ये मार्स लाइक कंडीशन क्रिएट करता है ना, मार्स लाइक कंडीशन, एक हैबिटेट, मार्स लाइक हैबिटेट को टेस्ट करने के लिए, बस इतना बहुत है। नासा का प्रोजेक्ट है, मार्स लाइक कंडीशन को टेस्ट करता है और हैबिटेट के लिए डेवलप किया, और इसमें 4 मेंबर्स पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर ये न्यूज़ में थी, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है। सो अगेन समथिंग रिलेटेड टू climate change and environment, and in fact it is a question of mapping, मैप में भी आपसे पूछ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ज्योग्राफी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैकेंजी रिवर है कहाँ। सो मैकेंजी रिवर इज द कैनेडाज लॉन्गेस्ट रिवर, और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये क्यों पूछा जा सकता है एग्जाम में, दैट दिस रिवर इज एक्सपीरियंसिंग हिस्टोरिकली लो वाटर लेवल्स, स्ट्रैंडिंग कम्युनिटीज दैट रिलाई ऑन इट्स फॉर एसेंशियल गुड्स। तो जो स्ट्रैंडिंग कम्युनिटीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इस पर डिपेंडेंट, राइट। तो मेन पॉइंट इज हिस्टोरिकली लो वाटर लेवल, और ऑब्वियसली बात है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की, जैसे हमारे गंगा है, राइट, उस तरह से एक पॉइंट रिवर है। आप देख सकते हो द रिवर स्पेंस 1738 किलोमीटर फ्रॉम ग्रेट स्लेव लेक टू द ब्यूफोर्ट सी। तो आपको मैप में देखना है ये ब्यूफोर्ट सी किस साइड है कनाडा के, लाइक सपोज दिस इज कनाडा, तो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है या साउथ में, राइट, कवरिंग पार्ट्स ऑफ 5 प्रोविंसेस टेरिटरीज। सो बेसिकली आपको मैप रिलेटेड एक्टिविटी याद रखनी है, राइट। तो मैं आपको मैप दिखा भी देता हूँ। सो दिस इज मैकेंजी रिवर, ओके, एंड जो हम बात कर रहे थे ग्रेट स्लेव लेक, तो इस लेक से ये निकलती है, ग्रेट स्लेव लेक से, राइट, इस लेक से, और ये आपका ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में आके गिरती है, और जो सी है उसका नाम क्या है, ब्यूफोर्ट सी। तो बस इतना आपको याद रखना है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉलिटी का हमारा एक आ गया। सो समटाइम यूपीएससी आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आर्टिकल्स विच रिमेन्स इन न्यूज। तो आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो पॉलिटी में ये आपसे पूछ सकते हैं। अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल 341 न्यूज़ में क्यों था, कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि असम में, सॉरी नॉट असम, कुछ जो कास्ट थी, तो बिहार में क्या हुआ था कि कुछ कास्ट को सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट थी बिहार की, राइट, बहुत पहले की बात है, ये 2015 में बिहार की एक सरकार का नोटिस था। तो उसमें क्या था कि कुछ कास्ट थी, राइट, मैं अगर नाम भी बता दूँ आपको, टंटी तंतवा कम्युनिटी, आपको याद नहीं रखना। तो ये जो कास्ट थी इसको एज शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी लास्ट ईयर, तो उसमें ये था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि आप किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कर सको, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ये यूनियन की पावर है, ये स्टेट की पावर नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, दिस इज मेनली अबाउट, ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ किस कंटेक्स्ट में, सेंटर स्टेट रिलेशन, और जो किस कास्ट को किस लिस्ट में इंक्लूड करना है, मीन्स एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ अ कास्ट इनटू द लिस्ट ऑफ एससी, इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और ये स्पेसिफाई कौन करता है कि कौन सी कास्ट एससी है या क्या है, ये प्रेसिडेंट करते हैं। तो पॉलिटी में आपसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स रीड दिस आर्टिकल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट, रेस
और ट्राइब एज शेड्यूल्ड कास्ट। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं फॉर वेरियस स्टेट एंड यूटी, राइट। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गए बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। दिस डेजिग्नेशन इज मेड आफ्टर कंसल्टिंग, देखिए कंसल्ट करना है आपको विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, बस इतना है, कंसल्ट करना है। एंड कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट उस बात को माने ना माने दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कंसल्ट करना है, राइट। नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये तो आपको पता है स्पेशल प्रिविलेज देने के लिए, बेनिफिट्स के लिए हम करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट होल्ड्स द अथॉरिटी टू अमेंड दिस लिस्ट बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग ग्रुप्स थ्रू लेजिस्लेशन। तो ये किसकी पावर है, पार्लियामेंट की, यही क्वेश्चन था। तो जो कदम बिहार गवर्नमेंट ने उठाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नलीफाई कर दिया कि ये आपकी पावर ही नहीं है भाई, ये तो आप तो स्टेट हो एंड दिस पावर बिलोंग्स टू द यूनियन। तो आर्टिकल आपको याद रखना है और नोटिफाई कौन करता है और चेंजेस कौन करता है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। दिस इज द पार्लियामेंट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज तिजू जुंकी रिवर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन अगेन वही रहेगा कि इससे पहले आपने सुना था क्या। तो देखिए अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू योर अवेयरनेस कि ये रिवर कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये किस स्टेट में है, ये नेशनल है कि इंटरनेशनल है। तो पहली बात तो ये हमारी इंडियन रिवर्स हैं, ये हमारे इंडिया में ही है और इंडिया में भी ये नागालैंड में है, राइट। दीज रिवर्स आर इन द नागालैंड। तो अगेन ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, आपका मैप का भी क्वेश्चन है, दिस इज अ मैप रिलेटेड क्वेश्चन। और हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया था टू डेवलप द इनलैंड वाटरवेज। तो ये जो दो रिवर हैं इनके पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए नेशनल वाटरवेज 101 यहाँ से पास हो रहा है। तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक और जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट नेशनल वाटरवेज 101, तो जो 101वां नेशनल वाटरवेज है ये यहाँ डेवलप हो रहा है। तो अगर आपने इनलैंड वाटरवेज पढ़ रखा होगा और जो गवर्नमेंट का जो एक एम भी है कि हमें बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना है ना, सो इट इज़ अराउंड आई थिंक 111 या 112 के आसपास डेवलप करना है। सो दिस इज 101, ओके। तो कई बार देखा है कि प्रीलिम्स में यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे देता है कि कौन कौन से वाटरवेज करेक्टली मैच्ड हैं। जैसे नंबर 1 आपका हो गया इलाहाबाद से लेके आपके जो कोलकाता वाला है, हल्दिया है ना, तो वो वाला नेशनल वाटरवेज 1 है, एज ई 1 2 3 4। तो जस्ट आपकी हेल्प के लिए मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ, आप इसको देख सकते हो एंड आई विल शेयर दिस विद यू इन द माई ग्रुप ऑल्सो, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप इसको ले सकते हो। तो आप देख सकते हो जो नेशनल वाटरवेज 1 है वो कहाँ पर है, गंगा भागीरथी हुगली, जो मैं आपसे बात कर रहा था इलाहाबाद हल्दिया, ये वो वाला है, राइट। लेंथ क्या है इसकी 1620 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राइट। एंड डेवलपमेंट टेकन अप विद असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये सब आपको याद ही रखना है। बस आपको क्या याद रखना है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है मान लीजिए, फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर धुबरी सदिया, ये असम में है, राइट, सेकंड लॉन्गेस्ट, ऐसी बहुत सारे। फिर आप देख सकते हो 111, राइट, 111 कौन सा है आपका, जुआरी रिवर, ये कहाँ पर है, गोवा में। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, अच्छा 111 कहाँ पर है, गोवा में। अच्छा फर्स्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद टू हल्दिया, ओके। सेकंड असम में। अभी हमने कौन सा देखा, वी हैव जस्ट सीन 101, ये कहाँ पर हो गया, नागालैंड में, तिजू जुंकी, राइट। उसके अलावा आप देखो 100 कहाँ पर है, 100 इज तापी रिवर, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो आपको ऐसे एक कुछ यूनिक नंबर याद होने चाहिए, 100, राइट, फर्स्ट, ओके, 111। तो आप देख सकते हो दिस इज अ लिस्ट फॉर यू, सो यू शुड हैव दिस आइडिया कि ये कहाँ पर है। बाकी तिजू जुंकी रिवर नागालैंड की रिवर है एज आई सेड, राइट। तो आप इनको थोड़ा सा और देख लेना, राइट। एक इनमें से जुंकी है, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ तिजू रिवर, राइट। इतना आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट इज अस्मिता। सो अगेन यूपीएससी में आस्क यू कि भाई अस्मिता क्या है, व्हाट इज दिस, क्या ये किसी वुमेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, राइट, या ये चाइल्ड के लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए है, या कोई स्पेस मिशन है, क्या है अस्मिता। तो आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म दे देगा यूपीएससी और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप गिवन ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज करिए।
तो इसके अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो ईजी हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स, इसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी materials in Indian languages in Indian languages through translation and academic writing so basically this is the this full form अस्मिता की, augmenting, A for augmenting study material in Indian languages through translation and academic writing। तो पर्पस क्या है कि जो भी हमारा जो वर्क है वो इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड होना चाहिए। सो वी हैव, अगर हम शेड्यूल 8 की बात करें, 22 लैंग्वेजेस आर देयर, है ना, हमारे 8th शेड्यूल में। और जो भी इंडिया की मेजर लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को पढ़ सकें, अच्छी अच्छी बुक्स को, लिटरेचर को, उसके एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए उन सबका ट्रांसलेशन करना। ये नहीं कि मेनली इंग्लिश या हिंदी, अदर लैंग्वेज ऑल्सो, राइट। और जो आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, उसका मकसद क्या है कि रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना, राइट। जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें मेटेरियल अवेलेबल कराना। तो ये बस वही है। तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन क्या याद रखना है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस यूजीसी लॉन्च दिस प्रोजेक्ट टू डेवलप 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। बस इतना आपको याद रखना है। और इसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो आपका ट्रांसलेशन, बहुभाषा शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी, एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। तो ये आपका मोर देन एनफ है। तो ये आप देख सकते हो, राइट। 3 न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन, अस्मिता, राइट, बहुभाषा शब्दकोश एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, राइट। दिस इज मोर देन एनफ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अस्मिता प्रोजेक्ट रिलेटेड किससे है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ल्यूका। तो अगेन आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज ल्यूका, है ना, आपको टर्म दे देगा और आपसे ल्यूका क्या है, कोई स्पोर्ट्स है या कोई प्रोजेक्ट है, अगेन मालूम मून से रिलेटेड, या कोई स्पीसीज हम डेवलप कर रहे हैं क्या, है ना, बायोटेक्नोलॉजी से कुछ भी। सो ल्यूका इज बेसिकली लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। और ये क्या है, इट इज अ सिंगल सेल बैक्टीरियम लाइक ऑर्गेनिज्म डेट लिव्ड अराउंड 4 बिलियन ईयर्स एगो। और मैं इसको और स्पेसिफाई करूं, 4.2 बिलियन ईयर एगो ये रहते थे, राइट। सो इट इज लाइक बैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरिया एग्जैक्टली, इट इज लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल था। एंड दिस द लास्ट यूनिवर्सल, मीन्स इससे सब कुछ निकला। मान लीजिए इन्हीं से बैक्टीरिया निकला, इन्हीं से बाद में एनिमल निकले, प्लांट निकले, अदर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, मीन्स इस तरह से आपके लोग डेवलप हुए। तो मीन्स दिस इज द एंसेस्टर आप बोल सकते हो। और इसी से सब इवॉल्व हुए उस तरीके से। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं अभी, कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका डिटेल्ड जेनेटिक प्रोफाइल बनाया है, राइट। तो आपको बस वो सब नहीं याद रखना, आपको बस क्या है बेसिकली याद रखना है, दिस इज अ सिंगल सेल, एक तो सिंगल सेल है, और ये हमारा यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है। और कितने साल पुराना, बिलियंस में। तो यूपीएससी हो सकता है मिलियंस लिख दे, थाउजेंड्स ये लिख दे, बेटर आंसर इज बिलियन, राइट। सो ल्यूका इज अ स्पीसीज, सिंगल सेल स्पीसीज, ओके। नेक्स्ट इज कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी, द पॉइंट इज कि एशिया का पहला ये सेंटर लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में। तो एशिया में पहला, वर्ल्ड में पहला नहीं, एशिया में पहला, एशियाज फर्स्ट दिस टाइप ऑफ सेंटर वाज लॉन्च्ड, राइट। और ये कहां पे हुआ था, फरीदाबाद में। दिस वाज लॉन्च्ड इन फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक लैब है फरीदाबाद में, वहाँ पे लॉन्च हुआ था। और एशिया का फर्स्ट है ये, राइट। तो बेसिकली ये जो पार्टनरशिप है ये पुरानी है, ये 2017 में लॉन्च हुई थी,
राइट। बट यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये पार्टनरशिप अभी लॉन्च हुई है, इंडिया में ही हुई है। नहीं, इंडिया में अभी फर्स्ट एशिया का सेंटर खुला है। ये ऑलरेडी पुरानी पार्टनरशिप 2017 में, और अगर आप फाउंड देखोगे, इट वॉज फाउंडेड इन दावोस स्विट्जरलैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड इंडिया। तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर आप बोल सकते हो। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये सब ने मिलकर इसको लॉन्च किया। एंड बाकी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटिंग इंडिया सेंट्रिक इंडिया सेपी मिशन, जो इंडिया वाला सेक्शन है वो ये कर रहे हैं, राइट, इंडिया सेंट्रिक। तो पर्पस वही है कि फ्यूचर में फिर से कोई एपिडेमिक ना हो, राइट, कोई ऐसी डिसीज ना फैले जिससे लोगों को दिक्कत हो, महामारी ना फैले, उससे निपटने के लिए, राइट। तो बस इतना आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी आपके आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंशियंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो पहला क्वेश्चन कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स में, तो ये तो एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक हो गया या आर्ट एंड कल्चर का भी आप बोल सकते हो। इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं दैट नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस, अ न्यू कैंपस वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी लास्ट ईयर इन राजगीर ऑफ बिहार। जो राजगीर जगह है बिहार में, वहाँ पे उन्होंने इसका नया कैंपस लॉन्च किया। अब हमें याद रखना है कि ये कुछ बेसिक चीज़ें, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय द कुमार गुप्त, वन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो अराउंड 427 एडी, अराउंड 427 एडी जो कुमार गुप्त थे ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, उन्होंने इसको फाउंड किया था। एंड फर्दर जो इसका एवोल्यूशन था, फर्दर एवोल्यूशन आप बोल सकते हो, एनलार्जमेंट, इट वाज डन बाय पाल डायनेस्टी। जो पाल डायनेस्टी जो कि ईस्टर्न इंडिया पे रूल करती थी, राइट, उन्होंने इसको, पाल किंग्स, उन्होंने इसको फर्दर इवॉल्व किया, फ्लरिश किया, राइट, जेनिथ पे पहुंचाया इन लोगों ने, राइट। तो आप इसको उसमें पढ़ सकते हो हिस्ट्री में। उसके अलावा जो मॉन्क्स थे और कुछ भी जो पीथी पतीस ऑफ बौद्ध गया, उन लोगों ने भी इसको काफ़ी डोनेशन दिया उस तरह से। एंड वी स्टडीड इन एंशिएंट हिस्ट्री दैट नालंदा यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द लर्निंग सेंटर, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली। दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। एंड दिस वॉज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और अगर मैं कुछ फेमस स्कॉलर्स की बात करूं जो यहाँ से पढ़े हैं, तो आपके आर्यभट्ट यहाँ से पढ़े हैं। बताया जाता है कि आर्यभट्ट ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम हियर। ह्यून सेंग, है ना, जो चाइनीज ट्रैवलर थे, वो भी यहाँ पे आए थे पढ़ने अराउंड 7th सेंचुरी। उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया था हर्षा की रेन में, राइट, ह्यून सेंग। तो बोला जाता है कि ह्यून सेंग यहाँ से काफ़ी सारी बुक्स अपने साथ लेके गए थे। उन्होंने लगभग 4 साल यहाँ पे स्टे किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में, और साथ काफ़ी सारी बुक्स अपने साथ चाइना भी लेके गए थे वो, और बौद्ध रिलीजन के बारे में यहाँ स्टडी करने आए थे। और उन्होंने अपने वर्क में बताया भी था ह्यून सेंग ने कि इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम बहुत टफ होता था, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड टू गेट एडमिशन इनटू दिस नालंदा यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे बच्चों के रहने खाने पीने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। इनफैक्ट एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इस यूनिवर्सिटी को मैनेज करने के लिए हर्षा ने आसपास के कुछ गांव को ये जिम्मेदारी दी थी कि आपको डेली मॉर्निंग में दूध पहुंचाना है, जो दूध, घी, चावल, जो भी रिक्वायरमेंट है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ, तो यूनिवर्सिटी ऐसे चल पाए, राइट। तो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। तो आप थोड़ा सा और पढ़ लेना, बाकी दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ह्यून सेंग, ही डॉक्यूमेंटेड इट्स वर्क। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बिफोर कंक्लूडिंग दिस, कि बताया जाता है कि इसको उजाड़ने में बख्तियार खलजी का हाथ था। सो अराउंड 1200 AD बख्तियार खलजी ने इसको रैंसैक किया, राइट। तो काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया, आग वाग लगा दी इनकी लाइब्रेरी को, और काफ़ी दिन, बोला जाता है काफ़ी दिनों तक वाग जारी, राइट। तो मैं आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ। सो रून्स ऑफ एंशियंट, अब जो बचा हुआ जो है इसका, राइट, रून्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, दिस इज देयर। और जो आप कभी बिहार घूमने जाओ, इस यूनिवर्सिटी को जरूर देखना, काफ़ी अच्छी है,
for understanding purpose and as a proud moment for the Indians as well. सो दिस इज वन ऑफ द एपिसेंटर, मीन्स आपको देख के लगेगा कि कितनी मार्वलस यूनिवर्सिटी होती है। जैसे आप देखते हो आज हम बात करते हैं बड़े ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, है ना, कैम्ब्रिज, उस तरीके से इसकी एक अपनी ही थी, वो भी इतने साल पहले। तो ऐसे नहीं इंडिया को विश्व गुरु और ये इंडिया को नॉलेज पावर बोला जाता है ना, बिकॉज इन द पास्ट वी हैड दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, राइट। सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल नेम विनीत सर यूपीएससी वाले, दिस इज द लिंक। और उसके अलावा कोई भी आपको चीज़ समझनी हो, आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो, आप चाहते हैं मैं बनाऊं और आपको समझाऊं, सो यू कैन ऑलवेज टेल मी। थैंक यू एंड कीप रीडिंग।